हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद आनंद यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत पढ़ने जा रहे हैं और संस्कृत में आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन जिसको हम संस्कृत में हल भी बोलते हैं। इसके पहले आपने स्वर जिसको संस्कृत में अच भी बोलते हैं, ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन। व्यंजन जैसा कि कहा गया है कि सूत्र में अनवज्ञ भवति इति व्यंजनः। संस्कृत सूत्र एक दिया गया है, संस्कृत परिभाषित किया गया है व्यंजन को कि अनवज्ञ भवति इति व्यंजनः। अनवज्ञ भवति व्यंजना या इति व्यंजना कहीं कहीं लिखा होता है। तो क्या है कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं या जिनका उच्चारण करने में किसी के सहायता की आवश्यकता होती। किसी के सहायता का तात्पर्य यहाँ पर स्वर से है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यंजन जो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, या व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, स्वर उनमें छिपा होता है। जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जा सकें या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम अर्धमात्रिक के नाम से भी जानते हैं। अर्धमात्रिक वर्ण भी कहा जाता है। और शुद्ध व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनमें हलंत लगा होता है, या यूं कह सकते हैं कि जो हलंत लगा वर्ण है वही शुद्ध व्यंजन कहलाता है। अगर उसमें स्वर मिल जाता है तो वह व्यंजन में तो आता है, लेकिन शुद्ध व्यंजन क्या है आपका क, जिसमें हलंत लगा। जैसे ये आपका देखिए, हलंत वर्ण भी इसको बोलते हैं। तो क्या है, ये आपका अर्धमात्रिक वर्ण भी कहलाता है। तो मित्रों, आपने देखा कि स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते या जिनका उच्चारण करने, जैसे हम मान लीजिए अभी क लिखते हैं, ये आपका ये का क्या है, ये शुद्ध व्यंजन है। लेकिन इसमें यदि इसमें हमने आ मिला दिया तो ये पूर्ण रूप से क बन गया। क्या बन गया? का बन गया। तो इसमें क्या हुआ, इस स्वर के मिलने से ये व्यंजन पूर्ण हो गया। क्या हुआ, इस स्वर के मिलने से ये व्यंजन पूर्ण हो गया, नहीं तो ये हलंत में आता था। तो आपने देखा ये चीजें कैसे होती हैं। अब आगे हम देख रहे हैं कि व्यंजनों के प्रकार कितने हैं। व्यंजन के प्रकार कितने हैं, इन पे हम चर्चा करते हैं। व्यंजन के कौन कौन से प्रकार संस्कृत में बताए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो सबसे पहले कौन कौन से प्रकार हैं, हम इनको देखते हैं। या कितने भागों में विभाजित किया गया, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आया, स्पर्श व्यंजन। क्या आया, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है और उसमें आने वाले और सारे कौन कौन से हैं, ये भी देखते हैं। स्पर्श व्यंजन आया, और उसके बाद क्या आपका आता है, अंतस्थ व्यंजन आता है, ऊष्म व्यंजन आता है। क्या क्या आता है, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर आपका आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये मुख्य भागों में विभाजित किया गया। अब स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी बात करते हैं। हालांकि ये जो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है, ये सब आपके कहां से मिलते हैं, आपके माहेश्वर सूत्र से मिलते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कहां से मिलते हैं, सूत्र नंबर 10 से लेकर 14 तक जो सूत्र दिए गए हैं, माहेश्वर सूत्र में 10वां जो हैवरट है वहां से लड़ तक जो 10 सूत्र आते हैं, मतलब सूत्र नंबर 5 से लेकर सूत्र नंबर 14 तक जो सूत्र आते हैं, उनसे हमारे व्यंजन का निर्माण होता है या हल प्रत्याहार आता है। और हल प्रत्याहार के अंतर्गत ये सारे व्यंजन आ जाते हैं।
तो हम एक एक की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। अब 25 में इसमें कैसे विभाजन किया गया, इनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्या है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कहा जाता है, एक सूत्र है कि कादयो मावसाने सह स्पर्शः। इसमें संस्कृत में एक सूत्र दिया जाता है कि कादयो मावसाने सह स्पर्शः। तो इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं, पहला आता है का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है, फिर पा वर्ग आता है। ये 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 5 वर्ग हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण हैं। कितने हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण हैं। इसलिए इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे 25 वर्ण हो जाते हैं। भाई 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5 5 वर्ण हैं, तो कितने हो जाते हैं, ये 25 वर्ण हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 25 वर्ण हो जाते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं, इनकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या आता है, क ख ग घ ङ, ये आपके 5 हो जाते हैं। इसमें च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ और ये म। इस प्रकार से आपके 5 वर्ण हो जाते हैं। और इन 5 वर्ण जो है, 5 वर्ग जो है, प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण आते हैं। इस प्रकार से हमारे ये 25 वर्ण किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। किसमें आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं, 5 5 वर्ण होते हैं। तो इसमें क्या आता है, का वर्ग में क ख ग घ ङ, चा वर्ग में च छ ज झ ञ, टा वर्ग में ट ठ ड ढ अण, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। इसको मित्रों, इस वर्ग को कुचु टू तू पू के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम उदित के नाम से जानते हैं। उदित वर्ण अगर आपसे पूछा जाए तब भी स्पर्श व्यंजन की ही बात करते हैं। तो उदित में क्या आता है, इनको उदित के नाम से भी जानते हैं। कुचु टू तू पू, कुचु टू तू पू की बात किया जाए, इनको क्या बोलते हैं, उदित बोलते हैं। क्योंकि जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो अकू विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, तो ये कंठ वर्ण, तालब वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण और ओष्ठ वर्ण भी कहलाते हैं। कौन कौन से, कंठ, इनको कंठ बोलते हैं, इनको तालब बोलते हैं, इनको मूर्धन्य बोलते हैं, इनको दंत बोलते हैं और इनको ओष्ठ बोलते हैं। तो मित्रों, ये जो बोलने का हम जब उच्चारण करते हैं, जैसे हम का वर्ग का उच्चारण करते हैं, तो इसका एक सूत्र आता है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात इसका उच्चारण करने में हमारे कंठ का प्रयोग होता है। इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसानाम दंता, उपूप धमनीया नाम ओष्ठा। ये भी हम एक एक अलग करके पढ़ेंगे।
तो हमारा जो कुचु टू तूपू आता है वही अकु विसर्जनीय नाम से आता है, इचु यसा नाम से आता है, ऋतु रसा नाम से आता है। तो आपसे कभी कभी उदित वर्ण पूछा जाए तो उदित वर्णों की संख्या, उदित कौन से होते हैं, ये कुचु टू तूपू के हम उदित के नाम से भी जानते हैं। तो का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का खा गा घा इंगा, चा वर्ग में चा छा जा झाइया, टा वर्ग में टा ठा डा ढाणा, ता था दा धाना और पा फा बा भा मा। मित्रों, इस प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, ये वर्ण, ये इंया, इया, ड़ा, न, म, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम नासिक के वर्ण के नाम से भी जानते हैं या अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमारे नासिका का प्रयोग होता है, अर्थात जब हम इंगियों तो हमारे नाक से आवाज निकलती है, इया नाक से आवाज निकलते हैं। जैसे हमने कहा कि अकूह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात ये कंठ वर्ण है, जब इनका उच्चारण, सबका उच्चारण करेंगे तो हमारे कंठ से आवाज आती है। का, खा, गा, घा, इंग्या, ये कंठ वर्ण हुए, ये तालव्य हुए, ये मूर्धन नहीं हुए, ये दंत हुए, ये ओष्ठ, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओठ क्या है, आपस में स्पर्श, एक दूसरे पर स्पर्श करते हैं। जैसे पा, फा, बा, भा, मा, इसलिए इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार से सारे वर्णों को अलग अलग रूप से विभाजित किया गया है। तो ये आपके 25 वर्ण किसमें आते हैं, स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अगला आपका कौन सा आता है, अंतस्थ वर्ण आता है। क्या आता है, अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्णों में कौन कौन से आएंगे और उसमें कौन कौन से आएंगे, इनकी बात करते हैं। अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ वर्ण की बात करते हैं। क्या है, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि मैंने अभी क्या देखा, इसमें 25 वर्ण थे, कौन कौन से थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। क्या था, ये आपके 25 वर्ग थे, 25 वर्ण थे। अब हमारा क्या आता है, ये क्या है, आपका अंतस्थ हो गया। दोस्तों, ये व्यंजन के प्रकार हुए, कौन कौन से, स्पर्श हुए, अंतस्थ हुए, ऊष्म हुए, अंतस्थ और ऊष्म कौन कौन से हैं, इनकी बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने बताया, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं, ये आप 25 देख रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन ये आपके 4, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं, ये 25 हो जाते हैं। तो अंतस्थ में कौन कौन से, या, वा, रा और ला आता है। ऊष्म व्यंजन में शा, सा, सा, हा। मित्रों, कभी कभी आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है कि ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है। तो इसको कौन सा बोलते हैं, इसको तालव्य सा, इसके मूर्धन्य सा और इसको दंतसा या दंतिसा बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है और ये दंत सा है। तो आप देख रहे हैं आपके व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया, मुख्यतः 3 भागों में। बाकी अयोगवाह भी आते हैं, तो अयोगवाह को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, अनुस्वर, विसर्ग, जिह्वा मूल्य और उपध्वनिय। तो अनुस्वर विसर्ग जो हमारा अन और आ जो विसर्ग लगाया जाता है संस्कृत में अक्सर आप देखते हैं, तो वो अनुस्वर विसर्ग के अंतर्गत आता है। जिह्वा मूल्य मतलब का, ख में इसमें आता है और उपध्वनिय ये पाफा। तो ये सब चीजें अब आपके नहीं देखने को मिलती, सब वेद वेदांगों के ग्रंथों में लिखी मिलती थी, अब इन सब का थोड़ा लोप हो चुका है। तो अब आप ये देख रहे हैं, आप ये का वर्ग में क, ख, ग, घ, इंगा, चा वर्ग में चा, छा, जा, झाइया, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढाणा, ता वर्ग में ता, था, दा, धाना और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा।
ये इतना आपका व्यंजन है और व्यंजनों का प्रकार है। इन्हीं व्यंजनों, ये व्यंजन जो है आपके माहेश्वर सूत्र से ही लिए गए हैं और माहेश्वर सूत्रों में ही ये हैं। अब आपको इसी में आगे और विस्तृत में देखने को मिलेगा। तो मित्रों अब देखते हैं वर्णों का विभाजन। वर्णों का विभाजन, वर्ण। अब एक संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं कैसे कैसे हुआ। तो इधर आ गया स्वर आया, फिर आपका आया व्यंजन आया। ठीक है, अब स्वर आया और व्यंजन आया। तो स्वर में कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया स्वर को? कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। ह्रस्व आया, फिर दीर्घ आया और प्लुत आया। तो ह्रस्व में कौन कौन से थे? ई, उ, री, री था। और दीर्घ में क्या क्या था? आ, ई, उ, री, इस तरह से दीर्घ में आ जाता है। ठीक है ना। फिर प्लुत में प्लुत आप देख लेते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में आप इस प्रकार से देख रहे हैं। इसमें ए, ओ ये भी आता है, ए, ऐ, ओ, औ ये सब भी आते हैं। प्लुत स्वर में हो गया। अब देखते हैं व्यंजनों को। व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। किसमें? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसमें एक मिश्रित वर्ण भी आता है जो कि फिलहाल आपके इसमें नहीं है, मिश्रित वर्ण। तो स्पर्श की संख्या कितनी हुई? 25 हुई। जो मैंने वर्ग बताए, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग मतलब 25 वर्ण है, यह स्पर्शों की संख्या हुई। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4 हैं। और मिश्रित वर्ण में छत, तिरिंग या स्रा जो होता है वो आपके इस सूत्र में नहीं दिया गया, इसलिए इसको संस्कृत व्याकरण में नहीं माना जाता है। इस प्रकार से आपके पूरे वर्णों का विभाजन किया गया। तो मित्रों आपके ये स्वर और व्यंजन, इस प्रकार से वर्णों का जो विभाजन किया गया, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। आपको ये बहुत ही काम देने वाला है, बहुत आपको काम आने वाला है। आगे क्लास में हम कुछ और नया लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।